नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अलगाव। अलगाव का जो अर्थ होता है, व्यापक अर्थों में देख सकते हैं। इसमें जो होता है ना, व्यक्ति अपने आप को समूह और समाज से कटा हुआ महसूस करता है। व्यक्ति समूह और समाज से अपने आप को अलग समझता है। इसमें जो होता है ना, व्यक्ति मतलब कि समूह समाज से उसके संबंध जो है टूट जाते हैं। व्यक्ति का परिवार से अलग हो जाना, कारखाने में काम कर रहे हैं लोगों से अलग हो जाना, कारखाने से अलग रहना, मतलब कि अपने आप में एक अपने आप से भी अलग हो जाना, ये अलगाव के रूप में इसे कह सकते हैं। उनके बीच खाई पैदा हो जाती है। वह संसार जिसे पहले वो अपना समझता था, पराया समझने लगता है। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में उसके भले के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। वह दुनिया की भीड़ में एक अकेला और निरीह प्राणी के रूप में अपने आप को समझता है। समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार वो महसूस करने लगता है। जैसे कि आधुनिक समाजशास्त्रीय साहित्य में अलगाव की जो अवधारणा है, ठीक है, अलगाव की जो अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा का स्थान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी शब्द एलियनेशन का हिंदी अनुवाद अलगाव, विअलगाव या पृथक्करण आदि से भी किया गया है, किंतु इनमें से कोई भी शब्द एलियनेशन के सही अर्थ को प्रकट नहीं करता है। अन्य शब्दों की तुलना में अलगाव क्या होता है, अलगाव शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, अतः हम यहाँ इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रारंभ में अलगाव शब्द का प्रयोग पागलपन के लिए किया जाता है। प्रारंभ में अलगाव शब्द का प्रयोग जो होता है ना, पागलपन के लिए किया जाता है। यदि कोई अलगाव टाका व्यक्ति अपने आप को महसूस करने लगता है तो लोग उसे पागल समझते थे। आज भी समाज में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो व्यक्ति अपने आप में मग्न रहते हैं, ठीक है, उसे दुनिया वालों से या समाज वालों में या समाज में रहने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप से भी अलग हो जाता है। अब उसकी भावनाओं को समझना एक कठिन कार्य होता था, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने को समाज से, पर्यावरण से तथा स्वयं से, अपने आप से उदासीनता महसूस करता था। वो अपने आप को असुरक्षित, बेसहारा और अकेलापन अनुभव करता था। सामाजिक संबंधों के बंधनों से मुक्ति होने की सोचने लगता था। प्रारंभ में मानव जो है ना, सरल और छोटे समूह में रहता था। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता थी, उन्हें परस्पर प्रेम, स्नेह, सहयोग। उस समय जैसे कि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो एक जैविक प्राणी के रूप में वो होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, विद्यार्थियों के संपर्क से आने से या समाज, सोसाइटी के संपर्क में आने से वो व्यक्ति क्या होता है, सामाजिकरण का रूप धारण कर लेता है, जहाँ प्रथाएं, परंपराएं, धर्म उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। सभी लोग सामूहिकता की भावना में बंधे थे, अतः अलगाव या पृथक के अनुभव का प्रश्न ही नहीं था। किंतु धीरे धीरे समाज के आकार और जटिलता में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, सामाजिक जीवन भी विस्तारित एवं जटिल हो गया। प्राथमिक संबंधों का स्थान दैतिक संबंध लेते गए। एक आत्मीयता, व्यक्तिक संबंध, एक सामूहिक जीवन का स्थान स्वार्थ, व्यक्तिक संबंध एकाकी जीवन ने ले लिया। व्यक्ति भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। ये सब अलगाव के संबंध में होते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने आप को एक अकेलापन महसूस करने लगता है। अलगाव का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, अलगाव का अर्थ एवं परिभाषा में क्या है। सामान्य अर्थों में अलगाव का जो तात्पर्य होता है, व्यक्ति अपने आप को समाज या समूह से अलग समझता है। इसमें व्यक्ति का जो होता है, समाज या समूह से संबंध टूट जाता है, उनके बीच खाई महसूस होने लगती है। वो संसार जिसे पहले वो अपना समझता था, अब वो उसे अपना नहीं समझता है। वो अपने आप को एक अकेलापन महसूस करने लगता है। तो ये अलगाव का अर्थ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने सर्वप्रथम अलगाव शब्द की व्याख्या की थी। उसका विचार था कि जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अलगाव महसूस करते थे, एक श्रमिक होता था, जब कारखानों में कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य के प्रति अलगाव महसूस करते थे। वे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी असंतोष व्यक्त करते थे। टोक्यो वाली का मत था कि उत्पादन के दौरान श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ श्रमिक का अलगाव भी बढ़ता था, ठीक है। मतलब कि जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कहना था कि अपने कार्य के प्रति अलगाव महसूस, वे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते थे। वही टोक्यो विले का भी मत था कि उत्पादन के दौरान, जब उत्पादन की प्रक्रिया चलती रहती थी, उस दौरान भी
श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ श्रमिकों का अलगाव भी बढ़ने लगा। अलगाव पर विचार व्यक्त करने वालों में मैक्स वेबर, दुर्खिम, मर्टन, पार्सन्स, मार्क्स, मैकाइवर, रिजमन एवं एरिक फ्राम आदि प्रमुख विद्वान थे। अब देखते हैं, मेल्विन सीमेन ने बताया है कि अलगाव शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया जाता है। ठीक है, मेल्विन सीमेन ने अलगाव शब्द का जो प्रयोग किया है 5 अर्थों में किया है। तो मेल्विन सीमेन ने बताया है कि अलगाव शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया गया है। एक हो गया शक्तिहीनता, जहाँ व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को खो देता है। ठीक है, वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। सीमेन का कहना था कि अलगाव को व्यक्ति उस आशा या संभावना के रूप में समझा जा सकता है, उसका स्वयं का जो व्यवहार उन घटनाओं के परिणामों अथवा पुष्टिकरण को निश्चित ही कर सकता है जिन्हें कि वह चाहता है। ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति ये चाहता है कि उसका सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। अलगाव संबंधी ये धारणा मार्क्स के विचारों में भी पाई जाती है। इसका उल्लेख उसने पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की दशा के रूप में किया था। देखिए यहाँ शक्तिहीनता, पावरलेस, व्यक्ति जब अलगाव की भावना महसूस करने लगता है तो अपनी आत्मशक्ति को भी खो देता है। व्यक्ति के अंतर्गत जितनी उसकी शक्ति होती है वो सभी चीज़ें क्या होती है, नष्ट हो जाती है। हालांकि उसकी शक्ति होते हुए भी वो व्यक्ति अपने आप को महसूस ये नहीं कर पाता कि हमारे अंतर्गत इतनी शक्तियाँ हैं। फिर दूसरा है अर्थहीनता। अर्थहीनता, व्यक्ति अपनी अर्थ भावना या भाषा विधि को खो देता है। जब अलगाव की भावना पैदा होती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी अर्थ और भाषा विधि को खो देता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी अर्थ का प्रयोग ही नहीं कर पाता है, अपनी भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पाता है। वो अपने आप को सिर्फ एक अकेला महसूस ही करने लगता है। उसे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया वाले या समाज वाले जो बात कहते हैं उसे ना सुन सकता है, ना उसे देख सकता है, ना उसे महसूस कर सकता है। फिर हो गया नियमहीनता। अलगाव की जो अवधारणा दुर्खिम के विचारों पर आधारित होता है। ठीक है, अलगाव की जो अवधारणा है दुर्खिम के विचारों पर आधारित होता है। दुर्खिम अलगाव उस स्थिति को मानता है जिसमें समाज के आदर्श प्रतिमानों की व्यवस्था टूट जाती है। जहाँ समाज के आदर्श प्रतिमान, जो समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो समाज में जो नियम बनाए गए उस नियम के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो व्यक्ति अलगाव के अंतर्गत उस आदर्श प्रतिमान को खो देता है। फिर हो गया पृथकता। अलगाव पृथक्करण के संदर्भ में एक अर्थ होता है कि समाज में प्रचलित उद्देश्यों और विश्वासों का उच्च मूल्य प्रदान करने के स्थान पर उन्हें महत्व नहीं देना, बल्कि बुद्धिजीवी ऐसा ही करते हैं। वे समाज के प्रचलित मूल्यों एवं विश्वासों के स्थान पर अपने व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व देते हैं। विद्रोह की भावना के कारण समाज में प्रचलित उद्देश्यों, मूल्यों एवं मानदंडों से अपने को पृथक मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को पृथक की भावनाओं से देखता है, जो समाज के अंतर्गत जो उद्देश्य, मूल्य, मानदंड बनाए गए हैं, व्यक्ति अपने आप को उससे अलग समझता है। फिर हो गया आपका स्व अलगाव। अलगाव का 5वां प्रयोग स्व अलगाव, स्वयं से भी अलगाव। ठीक, अपनी आत्मा से भी अलगाव। एरिक फ्राम ने अपनी कृति द सेंस सोसाइटी में अलगाव को इस अर्थ में प्रयुक्त किया है कि इस अर्थ में अलगाव का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति समाज में रहता हुआ अपने आप को विदेशी के रूप में अनुभव करता है। मतलब कि उस समाज से उसे कोई मतलब नहीं और स्वयं से भी उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो एक विदेशी अनुभव करता है। वो ऐसी स्थिति में स्वयं से भी अलग हो जाता है। तो ये हो गया मेल्विन सीमेन के प्रयोग 5 अर्थ में किया गया था। फिर वही देखते हैं अलगाव की विशेषता। ठीक है, हालांकि हम ये कह सकते हैं ना कि अलगाव की जो परिणाम थे वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा होता है जिससे उसके अपने कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं। ठीक है, अलगाव व्यक्ति की वो दशा होता है जिसके उसके अपने जो कार्य होते हैं वो पराई शक्ति बन जाते हैं, जो उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची परंतु उसी के विरुद्ध हो जाती है। जो उसकी जो कार्य शक्ति होती है उसी के विरुद्ध होती है, ना उसके शासित ना होकर उसी के खिलाफ कार्य करने लगते हैं। मार्क्स अलगाव को पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम मानता है।
जिसमें श्रमिक का उत्पादन के साधनों एवं उत्पादित वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, स्वयं अपने आप में, अपने साथियों से, समूह समाज से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, सबसे अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। वहीं एरिक फ्राम का भी कहना है, अलगाव जो है ना, अनुभव का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परदेशी समझने लगता है। यह कहा जा सकता है कि वो अपने से ही अजनबी हो गया है। वो अपने आप को अपने संसार का केंद्र तथा अपने कार्यों को स्वयं करने वाला न मानकर अपने कार्यों तथा इनके परिणामों को अपना स्वामी मानने लगता है। तो ये एरिक फ्राम के विचार थे। अब देखते हैं अलगाव की विशेषताएं। अलगाव का तात्पर्य अकेलेपन से है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने समाज से, अपने परिवार वालों से, कारखानों से, उद्योगों से अकेलापन महसूस करता है। वहीं अलगाव का तात्पर्य दृढ़ता के अलगाव का तात्पर्य दृढ़ता के अभाव, लैक ऑफ सॉलिडरिटी से भी होता है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकता। वो समाज को समझ ही नहीं सकता। जब व्यक्ति में अलगावपन की भावनाएं आती है तब उसमें क्या, समाज को समझ ही नहीं सकता, तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया में भाग भी ले सकता है। इसमें कोई वो नहीं होता है, मतलब कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग ले सकता है। अलगाव का तात्पर्य सामाजिक संबंधों से असंतोष की भावनाओं से होता है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक संबंधों से अटूट संबंध तोड़ देता है, अपने साथियों से, समाज से, परिवार से, सभी से क्या होता है, संबंध तोड़ देता है। अलगाव की स्थिति में व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति असंतोष महसूस करने लगता है। अलगाव में व्यक्ति क्या होता है, अपने कार्य के प्रतिशोषक में भी संतुष्ट नहीं होता है। अपने जो कार्य करते हैं उससे भी व्यक्ति अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है। अलगाव का अर्थ नियंत्रण का अभाव, मतलब कि व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण भी नहीं कर सकता है, या समाज में जो असंतोष की भावनाएं पैदा हुई उस पर भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। अलगाव का तात्पर्य शक्तिहीन महसूस करने की भावना से होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। अलगाव का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है जिसमें वो नियमहीनता की भावनाओं को महसूस करता है, जहाँ समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाँ प्रतिमान और मानदंड का प्रयोग करते हैं, जहाँ व्यक्ति उस प्रक्रिया को समझ ही नहीं सकता है। इसका तात्पर्य जो होता है ना, जीवन को अर्थहीन समझने से भी होता है। एक व्यक्ति अपनी अर्थ और भाषा का प्रयोग भी सही ढंग से नहीं कर सकता है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं अलगाव के कारण, कौन कौन से कारण होते हैं, अलगाव होने के क्या क्या कारण हैं। तो इसमें देखते हैं कि समुदाय का विशाल आकार है। एक समुदाय का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम की भावनाएं मिलती हैं, जहाँ व्यक्ति एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। यदि कम्युनिटी में देखा जाए, जहाँ विशाल आकार, जब किसी समुदाय का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें प्राथमिक, आत्मीय एवं घनिष्ठ संबंधों का स्थान क्या होता है, दैत्विक पिछले दिखावटी संबंध में ले लेते हैं, और वो सब क्या होता है, भ्रम जाल के रूप में होने लगता है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को अलगाव महसूस करता है। सामाजिक भिन्नताएं, समाज में क्या होता है, अलगाव होने का सबसे बड़ा कारण जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के प्रति भिन्नताएं महसूस करने लगती है, जहाँ एकता की जगह पर अपने आप को विविधता महसूस करने लगते हैं, तो वहाँ भी अलगाव की भावनाएं महसूस हो जाती है। संरचनात्मक विभेदीकरण, आधुनिक युग में क्या होता है, समाज में विभिन्न प्रकार के समूह एवं वर्गों की बहुलता, विविधता पाई जाती है। ठीक है, आधुनिक युग में समाज में अनेक प्रकार के धर्म लोग रहते हैं और उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता है। उनकी अपनी एक संस्कृति होती है जहाँ एक दूसरे के प्रति विविधताएँ पाई जाती हैं। तो उस क्षेत्र में भी क्या होता है, अलगाव की भावनाएं बढ़ जाते हैं, जो अपने अपने हितों की अधिकतम पूर्ति चाहते हैं। इसमें व्यक्तियों, समूह एवं वर्गों के बीच खाइयाँ पैदा हो जाती है। तो संरचनात्मक विभेदीकरण भी क्या होता है, अलगाव को बढ़ाने में सहयोग देता है और उसके कारण भी बनते हैं। फिर हो गया सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, मतलब कि समाज का जो परिवर्तन एक हाई स्पीड के रूप में होता है, रफ्तार से होता है, जहाँ पर व्यक्ति अलगाव की भावना को महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या समूह जब नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं, तब वो अपने आप को क्या करते हैं, अलगाव की भावना
महसूस करने लगते हैं। पांचवा हो गया अधिक सामाजिक गतिशीलता। अधिक सामाजिक गतिशीलता, आज के युग में सामाजिक गतिशीलता बहुत बढ़ गई है। व्यक्ति अपने पद, स्थान, पैसे को जल्दी बदल लेते हैं। इस स्थिति में उन्हें नई परिस्थितियों में अनुकूलन करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर वो अपने आप को अलगाव महसूस करने लगता है। वही द्वितीयक समितियों एवं नियंत्रण की प्रधानता। द्वितीयक समितियों एवं नियंत्रण की प्रधानता, आधुनिक जटिल समाजों में द्वितीयक समूह की संख्या बढ़ गई है। इन समूहों में व्यक्ति आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव महसूस करता है। वो इनमें रहकर अपनी अजनबी महसूस करता है और न्यायालय, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सेना आदि का सहारा भी लिया जाता है, जिनमें व्यक्ति अपनत्व की अनुभव नहीं करता है। तो ये भी द्वितीयक समितियों एवं नियंत्रण की प्रधानता भी क्या करते हैं, अलगाव को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार अलगाव के कारण होते हैं जहाँ अलगाव को बढ़ावा देते हैं। तो ये आपका जो अलगाव का जो टॉपिक था तो यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।